टैली में कैसे हम एंट्री करते हैं टीडीएस से रिलेटेड, है ना। बेसिक कंसेप्ट तो हम लोगों ने पार्ट 1 में देख लिया कि टीडीएस क्या होता है। और अब टीडीएस में कुछ सेक्शंस हैं, है ना, जो 2019 में ऐड किया गया। उसमें एक सेक्शन है 194M, टीडीएस ऑन पेमेंट टू रेजिडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स एंड प्रोफेशनल। ठीक है, कि अगर हम रेजिडेंट कॉन्ट्रैक्टर या किसी प्रोफेशनल को पेमेंट कर रहे हैं, है ना, तो उसमें कुछ परिवर्तन किया गया है। और वो परिवर्तन ये किया गया है कि एक फाइनेंशियल ईयर में अगर 50 लाख की लिमिट को एक्सीड करता है पेमेंट एक साल में, तो उस पर 5% के रेट से टीडीएस कटेगा। अगर वो इंडिविजुअल है या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है ना। तो अगर कोई इंडिविजुअल या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कभी पेमेंट करता है भारत में रहने वाले किसी कॉन्ट्रैक्टर को, किसी प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड कराने वाले को, और वो टोटल पेमेंट अगर एक साल में 50 लाख रुपए को एक्सीड करता है, बढ़ता है, तो 5% के रेट से उस पर टीडीएस काटना है। इसी में बताता है कि दो गवर्नमेंट को वो पे करेंगे, है ना, और उसमें कोट करेंगे पैन नंबर, और उनके लिए टैन नंबर लेना आवश्यक नहीं है। तो तुम ये कह सकते हो कि इसके माध्यम से एक सहूलियत दे दिया सरकार ने किसी इंडिविजुअल को। इंडिविजुअल माने तुम भी हो सकते हो, मैं भी हो सकता हूँ, मैं कोई बिजनेस नहीं कर रहा हूँ, मेरा कुछ नहीं है, लेकिन हमको किसी कॉन्ट्रैक्टर को पे करना है किसी काम के सिलसिले में, और वो 50 लाख से ज़्यादा करना है, तो अब मैं 10 अप्लाई करने की बाध्यता नहीं है। बिना 10 अप्लाई किए उस व्यक्ति को जिसको पेमेंट कर रहे हैं या उस संस्था जिसको पेमेंट कर रहे हैं, उसका पैन नंबर आप कोट करके टीडीएस काट सकते हैं। अभी तो हमने बताया आपको कि आप कोई आदमी नहीं काट सकता, पैन नंबर होना चाहिए, तो वो तो है। लेकिन 2019 में सरकार ने उसमें एक अमेंडमेंट किया कि ऐसे भी तो कोई व्यक्ति हो सकते हैं जो कोई बिजनेस नहीं कर रहे हैं, उनको उससे मतलब नहीं है ना। जो बिजनेस में है वो तो अपना, जिसका डेली बेसिस पे रोज ही टीडीएस काटना है, तो उसके लिए तो मैंडेटरी है कि आपको 10 नंबर लेना पड़ेगा। लेकिन अभी ऐसी स्थिति आ गई कि अगर आप मान लीजिए कंपनी नहीं है, कि इंडिविजुअल है ना, और आपको किसी रेजिडेंट कॉन्ट्रैक्टर को, ठीक है, आप किसी चीज़ का दिए हुए हैं, उसको करने में वो मांग रहा है कितना पैसा लेंगे, 50 लाख रुपए से ज़्यादा का एक साल में अगर पेमेंट कर रहे हैं, तो आप बिना 10 नंबर लिए हुए ही जिसका काट रहे हैं उसका पैन नंबर लेके आप रेफरेंस देके काट सकते हैं। ठीक है, 194M। एक दूसरा सेक्शन जोड़ा गया 194N के नाम से। ये सेक्शन कहता है कि अगर कोई व्यक्ति 1 करोड़ रुपए नगद किसी एक वित्तीय वर्ष में बैंक से या पोस्ट ऑफिस से विड्रॉ करता है, निकालता है, तो उसको 2% के दर से टीडीएस उस पर काट लेगा, बैंक काट लेगा या पोस्ट ऑफिस काट लेगा। समझ में आई बात? कि नगद निकाल रहे हैं आप, ऑनलाइन के लिए नहीं है, ऑनलाइन आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप नगद कैश निकाल रहे हैं 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा साल भर में, ठीक है, तो उस पर 2% से टीडीएस आपका डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, हाँ। अब हमने टीडीएस, डिडक्टर, डिडक्टी, एनएसडीएल, फाइनेंशियल ईयर, असेसमेंट ईयर का प्रोसेस, शब्दावली का मतलब तो समझ लिया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये एग्जेम्पशन लिमिट कैसे कैलकुलेट होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसा हमने बताया कि अगर मान लीजिए कि किसी एक नेचर ऑफ पेमेंट पे, मान लीजिए पेमेंट टू प्रोफेशनल सर्विसेज की बात करें, सरकार ने कहा है कि एक वित्तीय वर्ष में अगर 30,000 रुपये से कम का पेमेंट है तो आप टीडीएस नहीं काटेंगे प्रोफेशनल से। लेकिन अगर 30,000 से ज़्यादा है, 31,000 है या 30,000 को पार कर गया है, 30,001 रुपया भी है,
तो आपको उस पर जो भी दर है उससे देना पड़ेगा। यहाँ समझने वाली बात है कि अगर मान लीजिए 50,000 का बिल हो गया तो आप ये नहीं कह सकते कि 30,000 पे छूट था 20,000 पे देना है, तब आपको 50,000 पे देना है। अब कभी ये पता नहीं होता कि किससे हम क्या सेवा ले रहे हैं, उसकी कीमत क्या हो जाए। आप ये गेस करके चल रहे हैं कि इनसे 2,000, 4,000, 5,000 की सेवा लेते हैं, ये 30,000 से कम ही होगा, तो आप उस पर TDS नहीं काट रहे हैं। और मान लीजिए उसी वित्तीय वर्ष में वह लिमिट क्रॉस हो रही है, किसी कारण से क्रॉस हो रही है, मतलब मान लीजिए वो 30,000 को पहुंच गई, तब जब आप अंतिम बिल बना रहे होंगे जो 30,000 के ऊपर जाएगी, वो टेली पूछेगा कि भैया अब तो ये क्रॉस हो गया, अब तो ये पूरे पे कटेगा, तो आपको पूरा काटना पड़ेगा अगर 1 रुपये से भी बढ़ रहा है तो। ठीक है, तो इस तरह से इसका कैलकुलेशन होता है। इस कैलकुलेशन को हम लोग समझेंगे। अब दक्षिण इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड में एक इन्होंने कोटक बैंक बनाया है ना, कंपनी का, और उसके माध्यम से ये हम इसमें TDS को यस करते हैं, इनेबल करते हैं। तो इस कंपनी में TDS इनेबल करने के लिए हमको कंपनी में जाना होगा, F11 फीचर में जाना होगा, जिस कंपनी में करना है उसको सेलेक्ट करना होगा, और यहाँ इनेबल TDS का एक ऑप्शन आता है, इसको यस करना होगा। ये यस करने से हमको पूछता है कि आपका TAN रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है। ठीक है, एक तो आपको TAN नंबर मिलता है और एक आपको TAN रजिस्ट्रेशन नंबर भी मिलता है। तो अगर है तो वो आप डाल देंगे, आपके पास सर्टिफिकेट होगा, नहीं तो आप TAN नंबर भी डाल सकते हैं। इस केस में हमारे पास एक TAN नंबर है BLRD 5676 7G, तो ये हम डाल देते हैं। अब ये बोल रहा है कि ये सही नहीं है, इसका मतलब कुछ छूट रहा है। BLRD छूट गया है, इसमें छूट गया BLRD, अब आया 5676 7G। ठीक, अब ये पूछ रहा है कि ये कंपनी है कि इंडिविजुअल हिंदू है। आप जो कंपनी दक्षिण की बात कर रहे हैं, दक्षिण कंपनी है, इसका कोई ब्रांच एंड डिवीजन है, अगर है तो डाल दीजिए। बेंगलुरु नहीं है तो कोई बात नहीं, तो माना जाएगा कि कंपनी जहाँ की है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आता है सेट अल्टर डिटेल्स ऑफ ए पर्सन रिस्पॉन्सिबल। अब तो जो भी व्यक्ति इस TDS को काटेगा इस कंपनी में, उस व्यक्ति का पूरा व्यक्तिगत डिटेल आपको आएगा, नाम, पिता का नाम, उसका पद, अकाउंट अफसर है, अकाउंटेंट है, क्या है, उसका पैन नंबर क्या है, उसका फ्लैट नंबर क्या है, उसका पिन, अभी तो वो कंपनी का ही ले लिया है, लेकिन यहाँ पे आएगा वो पर्सन रिस्पॉन्सिबल टू डिडक्ट TDS। कोई भी अधिकारी होगा, कोई भी एम्प्लाई होगा, उसका नाम इसमें आएगा, क्योंकि ये नाम छपेगा भी चालान में किसने काटा। तो अभी हम इसको नो रखते हैं, है ना, क्योंकि ये हमको भरना नहीं है। अब यहाँ पे आता है रेट एंड एग्जेम्पशन डिटेल। यहाँ पे 2 ऑप्शन है, इग्नोर IT एग्जेम्पशन लिमिट फॉर TDS डिडक्शन। इसका मतलब हो गया कि जो भी लिमिट एग्जेम्पशन दी है सरकार, उसको आप नहीं मानते हैं, उसको आप इग्नोर करते हैं। यहाँ अगर हम येस कर देंगे, इसका मतलब कि हम 1 रुपया का भी पेमेंट करेंगे तो TDS काट लेंगे। इसके नो होने का मतलब कि मैं इग्नोर नहीं करूंगा, जो सरकार छूट दी है वहां तक मैं कोई काम नहीं करूंगा। ठीक है, उसके बाद आता है एक्टिवेट TDS फॉर स्टॉक आइटम। कभी कभी कुछ सामान ऐसे होते हैं जिस पर GST भी लगता है और TDS भी कटता है। ठीक है, तो GST भी लगता है और TDS भी कटता है। तो बात कर रहे थे कि हम रेट एंड एग्जेम्पशन डिटेल में दोनों ऑप्शन को नो रखते हैं। नो रखने की वजह यह है कि एक है इग्नोर IT एग्जेम्पशन लिमिट, तो इग्नोर नहीं करना है हमको, उसको मानना है। और इसको यस कर देने का मतलब कि आप 1 रुपया भी देंगे किसी को पैसा तो आप TDS काट लेंगे। एक्टिवेट TDS फॉर स्टॉक आइटम, कुछ सामान ऐसे भी हैं जिन पर GST भी लगता है और TDS भी लगता है, तो उस केस में इसको यस करना पड़ता है। तो अभी तो हमको करने की जरूरत नहीं है इसकी। ठीक है, तो ये हम इंटर करके और सेव कर लेंगे, कंट्रोल A करके सेव कर लेंगे। ठीक, तो इस तरह से हमने अपनी कंपनी में TDS स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, अब हमको TDS नेचर ऑफ पेमेंट, है ना,
एक बैंक बनाना होगा, कुछ कोटक बैंक एक बनाना है, और टीडीएस का स्टैट्यूटरी मास्टर बनाना है। टीडीएस स्टैट्यूटरी मास्टर का मतलब कि जितना भी नेचर ऑफ पेमेंट हमको करना है उसका क्या परसेंटेज होगा, क्या एग्जाम्पशन होगा, ये समय समय बदलता है, ये तो फिक्स रखा नहीं जा सकता ना, तो उसको हमको बनाना पड़ेगा। ठीक है, बदलाव होगा तो उसको बदलना भी पड़ेगा, अल्टर भी करना पड़ेगा। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना है, तो कुछ मास्टर्स बनाना होता है। पहले तो हम क्रिएट कर लेते हैं कुछ लेजर, जैसे कोटक बैंक का करना है। ठीक है, तो कोटक बैंक का एक लेजर बना लेते हैं अंडर बैंक अकाउंट। नहीं बना तो नहीं होगा, बना होगा, देख लेते हैं बना होगा। तो 10 लाख 1 2 3 4 5 नहीं बना। ठीक है, तो कोटक बैंक हमने बना दिया, एक बैंक का बनना जरूरी है। अब हम स्टैट्यूटरी मास्टर बनाते हैं। और उसके पहले हमको एक काम और करना पड़ेगा कि अपनी कंपनी में देखना होगा कि मेरा पैन नंबर वगैरह है कि नहीं इसमें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कंपनी में जाएंगे, F11 में जाएंगे, है ना, मोर डिटेल में जाएंगे और देखेंगे कि मेरा पैन नंबर है कि नहीं, नहीं है तो मैं अपना पैन नंबर तो डाल लूँ अपनी कंपनी का। तो वो पैन नंबर यहाँ पे दिया हुआ है ASDF G45Q। ठीक, अगर हमारा कारपोरेट आइडेंटिटी नंबर भी होता, अगर कंपनी है तो उसका CIN नंबर होगा, अगर कंपनी में रजिस्टर्ड है तो वो भी डाल देते, वो नहीं है तो कोई बात नहीं, पर इतनी इंफॉर्मेशन हमको डाल देनी। अब बात करते हैं नेचर ऑफ पेमेंट की। तो नेचर ऑफ पेमेंट यहाँ जो बताना है, करना है, वो है रेंट ऑफ लैंड, बिल्डिंग एंड फर्नीचर। मतलब ये है कि हमको, मतलब दक्षिण जो कंपनी है, दक्षिण इलेक्ट्रॉनिक्स, ये या तो लैंड रखती है या बिल्डिंग रखती है या फर्नीचर किराए पे लेती है, तो उसका पेमेंट करेगी तो उसको TDS काटना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, बाहर आते हैं, क्रिएट में चलते हैं और यहाँ पे हम आते हैं स्टैट्यूटरी मास्टर में। कहाँ जाते हैं, नेचर ऑफ पेमेंट में, है ना, स्टैट्यूटरी TDS नेचर ऑफ पेमेंट क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे हमारी मदद के लिए एक हेल्पर है, इसके हेल्पर की मदद लेते हैं और यहाँ रेंट टाइप करते हैं तो अपने आप आ जाएगा। रेंट ऑफ लैंड बिल्डिंग आ गया, ये सेक्शन वगैरह आ गया। कोड अगर आपको डालना है तो डाल दीजिए, 281 है, किताब में दिया है, वैसे नेट से भी मिल जाएगा ये। अब ये पूछ रहा है कि 2 रेट है, एक है विथ पैन, विदाउट पैन। अगर पैन नहीं है उस पार्टी का जिसका TDS काटना है तो दूने रेट से कटता है, 20% के रेट से कट जाएगा, 10 के जगह। तो अब विथ पैन क्या रेट है, विथ पैन है 7.5, तो 7.5 हो गया, और ऐसे ये 20% है। अब ये तो इंडिविजुअल हिंदू अनडिवाइडेड के लिए है, और अदर जो SSC है और डिडक्टी है उसके लिए क्या है, वही रेट है। थ्रेशोल्ड लिमिट इसकी 2,40,000 है, ये किताब में दिया हुआ है। तो ये देंगे हमें 2,40,000, 1 2 3, ठीक, ये लिमिट हमने तय कर दी, स्टैट्यूटरी मास्टर बना दी। ठीक है, अब हमको जो खर्चों को पेमेंट करना है, अब ये जो TDS नेचर है इसको हम ग्रुप लेवल पे भी डिफाइन कर देंगे और लेजर लेवल पे भी कर लेंगे, जैसा हम GST में करते थे। एक कंपनी लेवल पे लगा दिए तो काम हो गया, या तो हम स्टॉक ग्रुप पे लगा दिए तो काम हो गया, है ना, या लेजर लेवल में सर्विसेज बेचते वक्त तो लेजर लेवल में हमने लगा दिया, उसी से हो गया। उसी तरह TDS को भी हम या तो चाहे ग्रुप लेवल पे लगा दें TDS, या लेजर लेवल पे लगा दें, जो आपको सहूलियत हो। तो हम एक ग्रुप बना देते हैं अकाउंटिंग का, रेंट ऑन बिल्डिंग, है ना, और रेंट ऑन फर्नीचर, 2 तरह के, और इसको हम रेंट ऑन बिल्डिंग एंड फर्नीचर एक्सपेंस के नाम से ग्रुप बना देते हैं। तो हम क्रिएट करते हैं ग्रुप, या डालते हैं रेंट ऑन बिल्डिंग एंड फर्नीचर। ठीक, अब ये हमारा जो है एक तरह का इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर हमने जो है इस ग्रुप को बना लिया।
है ना। अब यहां पे हम क्या करेंगे, अब इस कंपनी में हमको लगता है कि ये दक्षिण इलेक्ट्रॉनिक्स ही है ना, कोई दूसरी कंपनी ने ना, इसमें इसमें किसी ने जीएसटी भी खोला हुआ है। तो खोला है तो जीएसटी को पहले बंद करते हैं, ठीक है, इसको नो कर देते हैं, नहीं तो वो भी साथ साथ आने लगेगा। ठीक है, अरे यहाँ है रेंट ऑन बिल्डिंग एंड फर्नीचर, ये हमारा बन गया इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। अब यहाँ पे हम सेट अल्टर टीडीएस, ये ग्रुप पे ही लगा दे रहे हैं, इसको यस कर दिया। अब ये पूछता है किस पे नेचर ऑफ पेमेंट, तो हम सेलेक्ट करेंगे रेंट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, हो गया। अब हम दो लेजर बना देंगे, रेंट ऑन बिल्डिंग एंड रेंट ऑन फर्नीचर, लेजर बना के उसको उसी ग्रुप में रख देंगे। तो यहां बनाएंगे हम रेंट ऑन बिल्डिंग, और इसको हम बना देंगे रेंट ऑन बिल्डिंग एंड फर्नीचर में, ठीक है। अब यहां टीडीएस एप्लीकेबल करना है, कर देंगे एप्लीकेबल। नेचर ऑफ पेमेंट हम नहीं बताएंगे, क्योंकि हम तो यहां बता चुके हैं ना, इसी में बता चुके हैं। एप्लीकेबल करके हम अनडिफाइंड करके छोड़ देंगे, ठीक। उसी तरह हम रेंट ऑन फर्नीचर बना लेंगे, क्योंकि यहां हमने बता ही दिया है एक ही रेट है दोनों के लिए, तो हमको आगे नहीं बताना है, सिर्फ यहां हम टीडीएस एप्लीकेबल कर देंगे, एप्लीकेबल कर देंगे ना, और ये अनआइडेंटिफाइड रखेंगे, क्योंकि हम बताया है ना कि एक ही जगह आप डिफाइन करेंगे, हर जगह कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। और एक हम टीडीएस का भी लेजर बना लेंगे, उसकी भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है, पार्टी का भी लेजर बनाना होगा तो वो बना लेंगे, और एक हमको टीडीएस की भी पड़ेगी तो उसका ही बना लें हम। एक टीडीएस का लेजर तो बनेगा ही, अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस बनेगा, बना दिया हमने टीडीएस। अब एनी कर देते हैं क्योंकि इसका इस्तेमाल हम कहीं भी करेंगे, ठीक है। अब हमको पार्टी है SRN कंस्ट्रक्शन, ये भी बनाना है तो बना लेते हैं। पार्टी कैसे बनता है, SRN कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, ध्यान से देखना है कैसे बनता है। ये हमारा सिंडिकेटर है, इससे हम सेवाएं लेंगे। अब पूछता है क्या टीडीएस डिडक्टिबल है, हाँ साहब है, ये बिल देगा तो काटेंगे। अब डिडक्टिव का टाइप क्या है, ये कंपनी रेजिडेंट है, क्या है, कंपनी रेजिडेंट, ये है। अब कहता है टीडीएस उसी वाउचर में आप काटेंगे, जरूर काटेंगे, तभी तो उसको पता चलेगा। उसके बाद इसका पता देंगे कर्नाटक, और सबसे जरूरी है कि इस व्यक्ति का पैन नंबर दे दिया जाए, अगर ये नहीं देंगे आप तो फिर दिक्कत हो जाएगी। दूने रेट से $CE6671, ठीक है, वो पार्टी बना दी है। अब क्या करते हैं, अब हम ये हमको बिल देगा, SRN कंस्ट्रक्शन हमको क्या देगा, एक बिल देगा रेंट का, रेंट ऑन बिल्डिंग 3,50,000 का, ठीक है। तो अब पहले इसके बिल को हम बुक करेंगे वाउचर में, जनरल में कर लें या परचेज में, जिसमें आप चाहे कर लें। तो जनरल में कर रहे हैं, डेट इसकी हो रही है 16 जनवरी, तो यहां डालेंगे 16/1, ठीक है। अब ये ले रहा है रेंट ऑन बिल्डिंग, तो हमने डाला रेंट ऑन बिल्डिंग, ये देखो ऊपर उधर देखो 3,50,000, 3,50,000, चूंकि ये 2,40,000 से ज्यादा है इसलिए इस पर टीडीएस कटेगा, तो ये खर्चा हुआ, ये आ गया रेंट ऑफ लैंड बिल्डिंग फर्नीचर, और क्रेडिट होगा SRN, क्योंकि SRN दे रहा है ना,
पैसा तो अभी हम दे नहीं रहे हैं, बुक कर रहे हैं। देखो कट गया अपने आप 26,250 और ये चला जाएगा किस में, टीडीएस में। ठीक है। अब रिलेटेड रिपोर्ट में अगर तुम देखोगे जैसा जीएसटी में देखते थे तो 7.5% टीडीएस कट गया इनका, जो हमने सेट किया। आई बात समझ में? ये कट इसलिए गया कि इसको हमने ग्रुप में डाल दिया था, रेंट एंड बिल्डिंग को एक ग्रुप में डाला था, ग्रुप में हमने उसका टीडीएस डिफाइन कर दिया था। आप चाहें तो रेंट ऑन बिल्डिंग पे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर। ठीक, तो ये हमने इसको सेव कर दिया। ठीक है। अब आप चाहें तो कोटेक से इसको पैसा दे दें, पेमेंट में जाइए, पेमेंट करा रहा है आपको, हम पकड़ा रहा है, कोटेक में चले जाइए, कोटेक में जाए और कोटेक बैंक पहले से बना हुआ है। अच्छा अच्छा, तो एक कोटक बैंक करंट अकाउंट हमने ले लिया, उसको डिलीट कर देंगे। और यहाँ पे हम SRN अगेंस्ट रेफरेंस देखो 3,23,785 ले रहा है पेमेंट। ठीक ना, चेक से दे रहे हैं, चलो ठीक, पेमेंट हो गया। ठीक है। अब इसकी एक रिपोर्ट आपको देखनी होती है, जैसे जीएसटी में देखते थे GSTR 1-2, तो यहाँ जाएंगे डिस्प्ले मोड रिपोर्ट में, यहाँ जाएंगे स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में, टीडीएस रिपोर्ट में, यहाँ फॉर्म 26Q देखेंगे। 26Q जो होता है वो नन सैलरी वालों का होता है, 27Q सैलरी वालों का और नन रेजिडेंट इंडियन का होता है। यहाँ पे दिख रहा है 3,50,000 का बिल था, 26,250 रुपये आपने काट लिया। अभी आपने पेमेंट वेमेंट नहीं किया है, तो नीचे दिखा रहा है अभी पेबल है, ये वाला पोर्शन बैलेंस पेबल है, सरकार को आपने नहीं दिया है लेकिन काट लिया है आपने। ठीक है, इसको फॉर्म 26Q कहते हैं। तो जो भी एंट्री करेंगे वो यहाँ दिखेगा। अब इसी तरह एक अगली एंट्री है, ये देखिए एक सैम एजेंसी है। ठीक है, ये फर्नीचर का इसके साथ यूज कर रहे हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, एक पार्टी बना देते हैं, क्रिएट सैम एजेंसी, सैम एजेंसी। ठीक है, ये भी सिंडिकेटर है, इसका भी टीडीएस डिडक्ट होगा, हाँ जी होगा। ये भी कंपनी रेजिडेंट है, पहले से हमको पता है, और इसका भी हमको पैन नंबर दे देना है, AA/CE6671। ठीक है, अब इसका भी बुक करना है, उसी तरह वाउचर में जाएंगे, जनरल में जाएंगे, और ये है 17 तारीख को, 17 तारीख कर लिया। अब क्या है, रेंट ऑन फर्नीचर है, और ये है 2,55,000, 2,55,000, 2,55,000 भी 240 से ज्यादा है, कटेगा, इस पर भी कटेगा। क्रेडिट हो गए सैम एजेंसी, ये देखिए कट गया 19,125, और ये कहाँ चला जा गया, टीडीएस। हो गया। अब इसकी भी रिपोर्ट हमको देखनी होगी 26Q में, तो हम देख लेंगे 26Q। अब यहाँ पे देखो नॉर्मल रेट से जो डिडक्शन हुआ है इसको खोलो, ये 2 लोग आ गए, 2 लोगों का कट गया। ठीक है, इनको फिर पेमेंट करना है, वाउचर में गए, पेमेंट में गए, कोटेक में गए और सैम डाल दिए। अब सैम अगेंस्ट रेफरेंस करेंगे तो उनका पैसा कट ही के जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमने देखा कि हम ग्रुप लेवल पे भी करके इसको देख सकते हैं, कर सकते हैं। अब आज हम यहीं रोक देते हैं, ठीक है, इसको ऐड कर लेंगे फिर हम लोग बाद में, है ना।